हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगते तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा लीनियर अलजेब्रा, उसके अंदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जल्दी से लिखिए क्या है। लेट वी एंड डब्ल्यू be two finite dimensional vector space of equal dimension and let T V से W be a linear transformation, then prove the following equivalence। पहला T is 1 1, दूसरा T is on 2, तीसरा rank of T इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको बोल रहा है V और W, ये क्या है? दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ऑफ इक्वल डायमेंशन। यानी क्या कह रहा है? डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V ये इक्वल है डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस W से। तो पहले ये लिख लेते हैं। हियर क्या दिया हुआ है हमको? डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V ये इक्वल है डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस W से। है कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? गिवन था हमारे लिए, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। रीजन क्या आ गया हमारे लिए? गिवन आया। और कुछ दिया हुआ है? हाँ, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? T V से लेके W इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या दिया हुआ है? T V से लेके W इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस पे हम क्या लगा सकते हैं? रैंक नलिटी थ्योरम। पढ़े थे रैंक नलिटी थ्योरम? तो बाय रैंक नलिटी थ्योरम। क्या था रैंक नलिटी थ्योरम? डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू रैंक प्लस नलिटी। रैंक ऑफ T प्लस नलिटी T। इक्वेशन नंबर 2। अब ये सेकेंड इक्वेशन हमने क्यों यूज किया ये समझो। आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है? T is 1 1। T is 1 1 कब होता? हम लोगों ने कल देखे थे। T is 1 1 तब होता है जब कर्नल T के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आता है, 0 एलिमेंट। जिसका मतलब डायमेंशन ऑफ कर्नल T कितना आना चाहिए? यहाँ पे 0 आना चाहिए। पढ़े थे ऐसा? कल का क्वेश्चन था हमारा एक ये, है ना? कर्नल T की वैल्यू 0, तो T is 1 1 यानी T is 1 1 तो कर्नल T की वैल्यू क्या आएंगी? 0। पढ़े थे ऐसा? सेकेंड प्रूव करना है T is on 2। ऑन टू कब होता है ये चीज आप लोगों को मालूम है क्या? जैसे आप अज्यूम कीजिए ये है मेरा वेक्टर स्पेस V, ये है मेरा वेक्टर स्पेस W है। T is on 2 बोल रहा है। T क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन जो लग रहा है V से लेके W के बीच लग रहा है। अब सपोज करो V में एक एलिमेंट है अल्फा, एक एलिमेंट है बीटा। ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद जैसे ही अल्फा में ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा तो क्या वैल्यू बनेंगी? टी अल्फा। जैसे ही बीटा में ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा क्या वैल्यू बनेंगी? टी बीटा।
बनेगी, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब ये जो टी अल्फा और टी बीटा की वैल्यू है, ये क्या डिनोट करती है? मेरा रेंज टी, है ना। रेंज के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं? टी ऑफ एक्स, जहां पे एक्स किसका एलिमेंट होता है? वी का। यानी ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद जो भी एलिमेंट आते हैं वो किसके अंदर आते हैं? मेरे रेंज के अंदर आते। इतनी चीजें याद है आप लोगों को। अब अगर मेरे रेंज टी के अंदर जितने एलिमेंट, क्या कह रहा हूं, रेंज टी के अंदर जितने एलिमेंट है, अगर उतने ही एलिमेंट मेरे डब्ल्यू के अंदर बन जाए, तो ये टी का मतलब क्या हो जाएगा? टी क्या हो जाएगा? ऑन टू। ऑन टू का मतलब जितने एलिमेंट डब्ल्यू में है वो पूरे के पूरे एलिमेंट किसके अंदर आ जाए? रेंज टी के अंदर आ जाए। यानी रेंज टी और डब्ल्यू ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाए। असल में क्या होता है, जो रेंज टी है ये एक सबसेट है किसका? डब्ल्यू का, है ना। जैसे अगर डब्ल्यू में एलिमेंट है टी अल्फा, टी बीटा, जरूरी है कि यहाँ पे सिर्फ टी वाले एलिमेंट हो? नहीं, डब्ल्यू तो वेक्टर स्पेस है, हो सकता है यहाँ पे कोई और एलिमेंट भी हो, गैमा करके कुछ, तो भी जीरो एलिमेंट होगा यहाँ पे, होगा ऐसा। तो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता कि आपके डब्ल्यू में जितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो पूरे के पूरे रेंज के अंदर आए। लेकिन जिस भी केस में डब्ल्यू का हर एक एलिमेंट रेंज के अंदर आ जाए, यानी रेंज इक्वल हो जाए डब्ल्यू से, तो आप क्या कहेंगे? टी क्या है? ऑन टू। समझ रहे? ऑन टू का मतलब क्या होता है? यानी डब्ल्यू के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो किसी न किसी वी के क्या बन जाए? इमेज बन जाए। मतलब डब्ल्यू के अंदर सिर्फ वही एलिमेंट आए जिनमें टी प्रेजेंट है, यानी टी अल्फा, टी बीटा, टी गैमा। यहाँ पे कोई भी ऐसा दूसरा एलिमेंट ना हो जो किसी न किसी की इमेज ना हो। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ? जैसे अगर यहाँ पे वी है, यहाँ पे डब्ल्यू है, मैंने क्या कहा? अल्फा, इसकी इमेज बनी तो टी अल्फा। बीटा, इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा तो क्या बना? टी बीटा। गैमा, इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा तो क्या बना? टी गैमा। अब अगर यहाँ पे डब्ल्यू के अंदर 1 भी प्रेजेंट है, 0 भी प्रेजेंट है, और 1 और 0 किसी की इमेज नहीं बन पा रहा, तो मैं क्या बोलूंगा? यहाँ पे रेंज टी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? पहला आएगा टी अल्फा, फिर आएगा टी बीटा, फिर आएगा टी गैमा आएगा। और मैं अगर डब्ल्यू के अंदर लिखूं कौन कौन से एलिमेंट है, तो कौन कौन से है? टी अल्फा, टी बीटा, टी गैमा, 1 0 है ऐसा। यानी रेंज टी का हर एक एलिमेंट डब्ल्यू के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन डब्ल्यू का हर एक एलिमेंट रेंज टी के अंदर प्रेजेंट है क्या? नहीं, डब्ल्यू में 1 भी है और 0 भी है जो रेंज टी में प्रेजेंट नहीं है। यानी इस केस में रेंज टी और डब्ल्यू दोनों इक्वल है क्या? नहीं। यहाँ पे रेंज टी जो है वो एक सबसेट है किसका? डब्ल्यू का। लेकिन अगर यहाँ पे डब्ल्यू के अंदर से 1 0 को मैं हटा दूं, यानी सपोज कर लो कि टी अल्फा की वैल्यू को 0 ले लूं, यानी जो 0 एलिमेंट प्रेजेंट रहता है टी बीटा 1 रहा होगा ऐसा। यानी जो भी एलिमेंट डब्ल्यू में प्रेजेंट है वो किसके इमेज है? यहाँ पे वी के एलिमेंट के। तो बिना टी के डब्ल्यू में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है क्या? नहीं। तो इस केस में आपके रेंज टी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? टी अल्फा, टी बीटा, टी गैमा। और डब्ल्यू के अंदर भी कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? टी अल्फा, टी बीटा, टी गैमा आ रहे, यानी दोनों के एलिमेंट कैसे आ रहे हैं? सेम आ रहे। तो उस केस में डब्ल्यू की वैल्यू इक्वल हो जाएंगी रेंज टी से। और जब भी डब्ल्यू पूरा का पूरा इक्वल हो जाए रेंज टी से, तो आप टी को क्या बोलोगे? ऑन टू। क्या बोलोगे? टी को ऑन टू। यानी ऑन टू कब होता है? जब डब्ल्यू का हर एक एलिमेंट प्री इमेज, सॉरी, डब्ल्यू का हर एक एलिमेंट इमेज बन जाए किसका? वी का। समझ रहे? इसी को और एक भाषा और एक लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि अगर जो मेरा सब स्पेस है यानी रेंज टी जो मेरा सब स्पेस है वो इक्वल हो जाए मेरे वेक्टर स्पेस से। क्या बोल सकते हैं? जब भी रेंज टी, ये क्या है? सब स्पेस, ये इक्वल हो जाए मेरे डब्ल्यू से। डब्ल्यू क्या है? वेक्टर स्पेस। तो जब भी सब स्पेस और वेक्टर स्पेस इक्वल हो जाए तो हम क्या बोलते हैं? टी क्या है यहाँ पे? ऑन टू है। तो इस पे भी देखो, हमको ये इक्वल दिखाने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? इनका डायमेंशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमको डायमेंशन का काम पड़ेगा। और डायमेंशन किसके अंदर आता है? ये वाले थ्योरम में। डायमेंशन भी रैंक टी, नलिटी टी, जहाँ पे रैंक टी क्या रहता है? डायमेंशन ऑफ रेंज टी, और नलिटी टी क्या रहता है? डायमेंशन ऑफ कर्नल टी। पढ़े थे ये सब चीजें? याद आ रहा है सब लोगों को?
तो उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये क्यों लिखे समझ गया आप लोगों को ये वाला थ्योरम, ताकि हमको जो रेंज है और कर्नल है दोनों एक ही जगह पे मिल जाए, ताकि हम चीज़ों को आराम से प्रूव कर पाओ। और यहाँ पे देखो रैंक टी इक्वल प्रूव करना है डायमेंशन वी से, रैंक टी डायमेंशन वी को इक्वल प्रूव करना है। ये हमको कौन से थ्योरम में मिलता है, रैंक नलिटी थ्योरम में। करके मैंने ये वाले थ्योरम को पहले ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, आपको यहाँ पे प्रूव करना है इक्विवेलेंस। क्या प्रूव करना है आपको यहाँ पे, इक्विवेलेंस प्रूव करना है। इक्विवेलेंस प्रूव करने का मतलब क्या प्रूव करना है, अगर आपको 1 गिवन है तो प्रूव करो कि 2 इंप्लाई करेंगे, है ना। इफ 1 देन 2। अगर 2 गिवन है तो प्रूव करो कि 3 सही है। अगर 3 गिवन है तो प्रूव करो कि 1 सही है। ठीक है, इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आपको एक चीज दी हुई है तो प्रूव करो कि दूसरी चीज भी वहां पे होगी ही। तो चलिए कैसे प्रूव करेंगे इसको। सबसे पहले ले लेते हैं कि अगर पहली चीज गिवन है तो दूसरे को कैसे प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट ले लेंगे इफ पहली चीज अगर गिवन है, क्या दिया है, टी इज 1 1। देन हम दूसरी चीज को प्रूव कर देंगे। इक्विवेलेंस का मतलब समझता है ना, इक्विवेलेंस का मतलब ये वाला साइन होता है। ठीक है, 1 इंप्लाइज 2 वाला। तो टी इज ऑन 2। ठीक है, यहाँ पे कंडीशनल वाले साइन को प्रूव करना है। यहाँ पे इक्विवेलेंस जब भी ऐसा प्रूव करना रहता है इस क्वेश्चन में, यानी हमको क्या प्रूव करना है, अगर पहला दिया हुआ है सही तो दूसरा सही होगा, दूसरा दिया है सही तो तीसरा सही होगा, तीसरा दिया है सही तो पहला सही होगा। यानी हम प्रूव कर रहे हैं कि इनमें से कोई भी एक चीज दी हुई है तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली ट्रू होगी। उसके लिए आप कोई भी 3 के रिलेशन को बीच में प्रूव कर दीजिए। तो हमने क्या बोला, इफ टी इज 1 1 देन टी इज ऑन 2। पहले हम इसको प्रूव करेंगे। तो चलिए बताइए क्या गिवन है इस केस में। आपको हमको दिया हुआ है टी इज 1 1। क्या दिया हुआ हमको, टी इज 1 1। तो हमको क्या प्रूव करना है, टी इज ऑन 2। टी इज ऑन 2 के लिए मास्टर ने अभी कुछ तो ही बताया था। टी ऑन 2 कब होता है, जब अगर ये हमारा W है, ये उसके अंदर का सबसेट है हमारा रेंज T। अगर रेंज T इक्वल आ जाए W से तो T क्या हो जाएगा, ऑन 2। तो यहाँ पे हमको क्या प्रूव करना है, ये ऐसे आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, दैट इज क्या प्रूव करना है हमको यहाँ पे कि W इक्वल आ जाए रेंज T से। समझ रहे पक्के में। T इज ऑन टू प्रूव करना रहा तो क्या याद रखना, आपको प्रूव करना है W इक्वल हो जाए रेंज T से। क्या गिवन है, T इज 1 1। क्या दिया हुआ है, T क्या है, 1 1 है। अगर T 1 1 है, इसी का मतलब कल हमने पढ़ा, अगर T 1 1 रहा तो देयरफॉर कर्नल T के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या एलिमेंट आएगा, 0 एलिमेंट आएगा। पढ़े थे ऐसा, पक्के में पढ़े थे। T इज 1 1, T इज 1 1, इसका मतलब कर्नल T की वैल्यू 0। अगर कर्नल T की वैल्यू 0 तो इसका मतलब T इज 1 1। आया, याद है, T इज 1 1 तो कर्नल T की वैल्यू क्या हो गई, 0। अगर कर्नल T के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट है तो बताओ डायमेंशन ऑफ कर्नल T कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ कर्नल T हो जाएगा मेरा 0। क्या हो जाएगा मेरा डायमेंशन ऑफ कर्नल T, 0। और अगर आप लोगों को याद हो डायमेंशन ऑफ कर्नल T को ही मैं क्या बोलता हूं, नलिटी T। नलिटी T की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहां तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। तो देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या है मेरी इक्वेशन 2, मेरे को मालूम है कि डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू रैंक ऑफ T प्लस नलिटी T। तो क्या मिलेगा मेरे को, डायमेंशन V इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ T प्लस नलिटी T। नलिटी T की वैल्यू कितनी है, 0। 0 ऐड करने से कुछ चेंज होता क्या इक्वेशन में, नहीं होता। डायमेंशन V मेरे को कैसे इक्वल दिया हुआ है, डायमेंशन ऑफ W से। तो मैं डायमेंशन V की जगह क्या लिख सकता हूं, डायमेंशन ऑफ W।
ये इक्वल हो जाएगा किससे? रैंक ऑफ टी। रैंक ऑफ टी का ही मतलब क्या होता है? डायमेंशन ऑफ रेंज टी। कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया। डायमेंशन भी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। और हमको क्या मालूम है? रैंक टी का मतलब होता है डायमेंशन ऑफ रेंज टी। उम्मीद है आप लोग ये सब चीजें पढ़ के आए होंगे, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा। अब एक चीज बताओ, अगर डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इक्वल है डायमेंशन ऑफ रेंज टी से, मतलब जो बेसिस में डब्ल्यू के अंदर जितने एलिमेंट है उतने ही बेसिस में एलिमेंट है रेंज टी के अंदर। ऑल्सो हमको एक चीज मालूम है कि रेंज टी जो है ये क्या है? सबसेट है डब्ल्यू का, यानी रेंज टी जो ये एलिमेंट है किसका? डब्ल्यू का। यानी रेंज टी के जितने एलिमेंट होंगे वो पक्के में डब्ल्यू के अंदर तो आएंगे ही, है ना, क्योंकि डब्ल्यू के अंदर ही रेंज टी एक सेट बनता है। अब आप क्या बोल रहे हैं? रेंज टी का हर एक एलिमेंट डब्ल्यू के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन जितना डायमेंशन रेंज टी का है उतना ही डायमेंशन डब्ल्यू का है। अगर डायमेंशन दो वैल्यूज के इक्वल हो जाए, है ना, दो सेट के अगर डायमेंशन इक्वल हो जाए और उसमें से एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता, हम क्या बोल सकते हैं? दोनों के दोनों जो आपके सेट है वो इक्वल है। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा रेंज टी से, है ना। तो जब भी आपको बोलता है आपको ये दो सेट को इक्वल दिखाना है, तो हमको तो ये चीज मालूम कि रेंज टी जो है ये सबसेट है डब्ल्यू का, बस हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि दोनों के डायमेंशन इक्वल हो जाए। तो हमने दिखा दिया, दोनों के डायमेंशन इक्वल हो गए, रेंज टी सबसेट है डब्ल्यू का, तो मैं बोल सकता डब्ल्यू इक्वल है रेंज टी से। और जब भी डब्ल्यू इक्वल है रेंज टी से, यानी रेंज टी का हर एक एलिमेंट प्रेजेंट है डब्ल्यू पे, डब्ल्यू का हर एक एलिमेंट प्रेजेंट है रेंज टी पे, जब भी ऐसा हो जाए तो क्या हो जाता है? टी इज ऑन टू, यानी रेंज टी के जितने एलिमेंट है यानी डब्ल्यू के जितने एलिमेंट है सब इमेज है किसके? वी के। तो करके टी क्या हो जाएगा? ऑन टू। तो दिस इंप्लाइज टी इज ऑन टू। तो हमने प्रूव कर दिया पहला इक्विवेलेंस। इजी था, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आपको इसमें कुछ भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। समझा? नहीं भी समझाऊंगा मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा इसको, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत है क्या आपको? नहीं। अब हम प्रूव करेंगे सेकेंड इक्विवेलेंस कि इफ हमको दिया हुआ है पहली चीज, है ना, हमने अभी क्या प्रूव किया? 1 गिवन है तो 2 सही है। अब लेंगे 2 गिवन है तो 3 सही है। क्या दिया हुआ है? टी इज ऑन टू। क्या दिया हुआ है? इफ टी इज ऑन टू, देन अब क्या प्रूव करना पड़ेगा हमको? रैंक टी इक्वल्स टू डायमेंशन वी। देन प्रूव करो रैंक टी इक्वल आना चाहिए डायमेंशन वी से। बताओ इस केस में आपको क्या गिवन है? गिवन है टी इज ऑन। क्या दिया हुआ है? टी क्या है? ऑन टू है। टी ऑन टू कब होता है? जब आपका डब्ल्यू ये इक्वल आता है किससे? रेंज टी से। अगर दो सेट इक्वल है तो इनका डायमेंशन भी इक्वल होगा। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इक्वल आ जाएगा डायमेंशन ऑफ रेंज टी से। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सच में समझ रहा? पक्के में समझ रहा? अब आप एक चीज बताइए, क्या दिया हुआ है हमको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में? क्या दिया हुआ है? डायमेंशन v इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी टी दिया हुआ है। तो इक्वेशन 2 बिकम्स, या तो अपन यहाँ पे इक्वेशन 1 पहले यूज कर लेते। मैं डायमेंशन ऑफ W की जगह लिख देता हूँ डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रेंज T। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कैसे लिखा है चीज समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कहाँ से आए? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया कि डायमेंशन ऑफ V ये इक्वल है डायमेंशन ऑफ W से, है। और मैं डायमेंशन ऑफ रेंज T को ही क्या लिख सकता हूँ? रैंक T लिख सकता हूँ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ V ये इक्वल आ जाएगा रैंक T से। अरे तो डायरेक्ट आ गया,
क्यों? सिंस डायमेंशन ऑफ रेंज टी का ही मतलब क्या होता है? रैंक टी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी था ये वाला पार्ट, तो बहुत आसान था। क्या दिया हुआ था? टी इज ऑन टू। ऑन टू कब रहता? जब आपका ये W जो सेट है आपका, पकड़ लो कि एक जो स्पेस है, इसके अंदर एक सब स्पेस आ रहा है जो है रेंज टी। अगर रेंज टी और W दोनों इक्वल हो जाए तो आप क्या बोलोगे? टी इज ऑन टू। तो W इक्वल है रेंज टी से, दोनों सेट इक्वल है, मतलब डायमेंशन ऑफ W इक्वल है डायमेंशन ऑफ रेंज टी से। डायमेंशन ऑफ W कैसे इक्वल था? डायमेंशन ऑफ V से, गिवन था इक्वेशन नंबर 1। डायमेंशन ऑफ रेंज टी, डायमेंशन ऑफ रेंज टी का मतलब क्या होता है? रैंक टी। तो मैं डायमेंशन ऑफ रेंज टी की जगह क्या लिख सकता हूँ? रैंक टी। तो मेरा आ गया रैंक टी इज इक्वल टू डायमेंशन V, दैट इज रैंक टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। आ गया? इजी है, समझा? पहले पार्ट में तो कुछ दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा हमको, जैसे पहले वाले पार्ट पे लगाना पड़ा था। और अब तीसरा, इफ आपको दिया हुआ है रैंक टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V, रैंक टी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V, तो आप प्रूव करो। पहला क्या है? T इज 1 1, देन T इज 1 1, ये प्रूव करो। T11 कब आएगा? जब कर्नल T की वैल्यू 0 हो जाए। कर्नल T 0 कब होगा? कर्नल T 0 कब आएगा? जब डायमेंशन ऑफ कर्नल T 0 हो जाए, है ना? डायमेंशन ऑफ कर्नल T का ही मतलब क्या होता है? नलिटी T। यानी आप प्रूव कर दो कि नलिटी T की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। कैसे करेंगे? गिवन इस केस में क्या दिया हुआ है मेरे को? रैंक T इक्वल है डायमेंशन ऑफ V से, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 क्या थी? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू रैंक T प्लस नलिटी T। तो मैं यहाँ पे डायमेंशन V की जगह क्या लिखते, या तो रैंक T की जगह डायमेंशन V लिख दो, तो ये कैसा आएगा? डायमेंशन V इज इक्वल्स टू रैंक T की जगह क्या लिखूंगा मैं? डायमेंशन V प्लस नलिटी T आएगा। यहाँ पे प्लस डायमेंशन V, इधर गया तो माइनस डायमेंशन V, तो डायमेंशन V माइनस डायमेंशन V इक्वल्स टू नलिटी T। डायमेंशन V में से डायमेंशन V गया तो क्या बचेगा? 0। तो देयरफॉर नलिटी T की वैल्यू क्या आ गई? 0। नलिटी T ही क्या होता है आपका? डायमेंशन ऑफ कर्नल T। तो डायमेंशन ऑफ कर्नल T की वैल्यू क्या आ गई? 0। सिंस नलिटी T को ही मैं बोलता हूं डायमेंशन ऑफ कर्नल T। पढ़े थे? याद है सच में? अरे याद है कि पीछे का भूलते जा रहे हो? बताओ, डायमेंशन ऑफ कर्नल T 0 कब आएगा? जब कर्नल T के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा जो रहेगा 0 एलिमेंट। और अगर कर्नल T के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट है तो मैं क्या बोल सकता हूं? T इज 1 1। प्रूव कर दिया एक भी मैंने। तो समझे कितना इजी है? आपको बस क्या करना है, जो कंसेप्ट है उसको समझ के चलना, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट V and W be two finite dimensional vector space of equal dimension। यानी क्या दिया हुआ है मेरे को? डायमेंशन V इक्वल दिया हुआ है डायमेंशन ऑफ W से। मैंने इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 1, रीजन दे दिया गिवन। T दिया हुआ है V से लेके W, ये क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ ऐसा। देन आपको फॉलोइंग इक्विवेलेंस प्रूव करना है। कौन कौन सी चीजें प्रूव करना है आपको? यहाँ पे आपको प्रूव करना है, पहला T इज 1 1, सेकेंड T इज ऑन टू, तीसरा रैंक ऑफ T इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V रहता है।
अब देखो यहाँ पे रैंक टी दिख रहा है, डायमेंशन वी दिख रहा है, डायमेंशन वी दिख रहा है, मतलब डायमेंशन वी मेरे को कहाँ पे दिखता था, रैंक नलिटी थ्योरम में। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या यूज करूंगा, रैंक नलिटी थ्योरम। क्या रहता रैंक नलिटी थ्योरम, डायमेंशन वी इक्वल्स टू रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी टी। कोई दिक्कत नहीं आता। अब इक्विवेलेंस प्रूव करना है, मतलब अगर पहला ट्रू दिया हुआ है तो प्रूव करो कि दूसरा सही है। तो चलिए करते हैं। सपोज कि हमको पहली चीज सही दी हुई है, तो इफ टी इज 1 1 दिया हुआ है, देन क्या प्रूव करो, टी इज ऑन टू। याद रखना टी इज ऑन टू प्रूव करना है, मतलब क्या प्रूव करना है, डब्ल्यू इक्वल आ जाए रेंज टी से। क्यों, ये ऐसा क्या सपना गिरा क्या हमको, नहीं, ये वी रहता है, वी के अंदर जो एक सबस्पेस बनता है, सबसेट बनता है, वो किसका रहता है, कर्नल टी का। यहाँ पे डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू के अंदर जो सबसेट बनता है वो किसका बनता है, रेंज टी का। अगर ये रेंज टी इक्वल आ जाए डब्ल्यू से, है ना, तो हम क्या बोलते हैं, टी इज ऑन टू। याद रखेंगे पक्के में। और टी ऑन टू कब रहता है, जब डब्ल्यू का हर एक एलिमेंट वी के जो एलिमेंट है उनका क्या बने, इमेज बने, है ना। तो टी इज 1 1 कब होगा, देन टी इज ऑन टू। टी इज ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना है मेरे को, डब्ल्यू इक्वल आ जाए रेंज टी से। तब मेरा पूरा दिमाग इसी में लगना चाहिए कि डब्ल्यू रेंज टी से इक्वल कैसे आएंगे। मेरे को मालूम है रेंज टी जो है वो किसके अंदर बनता है, डब्ल्यू के अंदर। तो मेरे को ये पहले से मालूम है कि जो रेंज टी है ये सबसेट है किसका, डब्ल्यू का। तो अगर मेरे को इनको इक्वल दिखाना है तो मेरे को क्या दिखाना पड़ेगा कि डायमेंशन ऑफ रेंज टी इक्वल आ जाए डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू से। तब मेरे को दिमाग में यही लेके चलना, मेरे को चाहिए डायमेंशन ऑफ रेंज टी इक्वल आ जाए डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू से। क्या लेके चलना है, मेरे को चाहिए कि डायमेंशन ऑफ रेंज टी इक्वल आ जाए डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू से, ये लेके चलना है। तो चलिए अब हम कैसे लेके जाएंगे, हमको गिवन है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टी इज 1 1। क्या दिया हुआ है, टी इज 1 1। तो मैं गिवन में क्या लिखूंगा, टी इज 1 1। टी 1 1 जब भी हुआ याद रखना तो कर्नल टी की वैल्यू क्या आ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट। ये हम पढ़ चुके। टी इज 1 1 मतलब कर्नल टी 0, कर्नल टी 0 मतलब टी इज 1 1। अगर कर्नल टी 0 है यानी कर्नल टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट है, तो डायमेंशन ऑफ कर्नल टी कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ कर्नल टी हो जाएगा 0 हो जाएगा। और डायमेंशन ऑफ कर्नल टी इसी को हम क्या बोलते हैं, नलिटी टी, है ना। याद है, कर्नल टी को हम बोलते हैं नल टी। तो इनसे जो बनेगा वो क्या बनेगा, नलिटी टी। हम बोल सकते हैं देयरफॉर नलिटी टी की वैल्यू आ जाएंगी 0। क्यों, सिंस डायमेंशन ऑफ कर्नल टी को हम बोलते हैं नलिटी टी, बोलते हैं। आगे कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स क्या बन जाएंगे, डायमेंशन वी इक्वल्स टू रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी टी। नलिटी टी की वैल्यू क्या है, 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब बताओ डायमेंशन वी, डायमेंशन वी कैसे इक्वल है, डायमेंशन डब्ल्यू से। तो डायमेंशन वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डायमेंशन डब्ल्यू इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी। रैंक ऑफ टी क्या होता है, रेंज टी का डायमेंशन। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, डायमेंशन ऑफ रेंज टी बोल सकते। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया कि डायमेंशन वी की जगह मैंने लिखा डायमेंशन डब्ल्यू, एंड मेरे को एक चीज मालूम है कि रैंक टी को ही हम लिखते हैं डायमेंशन ऑफ रेंज टी। आया, कोई भी दिक्कत। आपने क्या प्रूव कर दिया कि डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू यानी जो बड़ा वाला आपका स्पेस था इसके अंदर, और जो इसके अंदर एक था हमारा रेंज टी जो इसका छोटा वाला सब स्पेस था, दोनों का डायमेंशन इक्वल है। और मेरे को दिख रहा है रेंज टी किसके अंदर आता है, डब्ल्यू के अंदर। ऑल्सो रेंज टी जो है ये क्या है, सब स्पेस है, सबसेट है किसका, डब्ल्यू का।
है ना। अब ये रेंज टी सबसेट था W का, लेकिन दोनों के डायमेंशन इक्वल आ रहे हैं। ऐसा कब हो सकता है? जब दोनों इक्वल हो। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर W इज इक्वल टू रेंज टी, यानी जो आपका सबसेट था, सबसेट इक्वल हो गया हमारे सेट से, सबस्पेस इक्वल हो गया हमारे वेक्टर स्पेस से, यानी W इक्वल हो गया रेंज टी से। जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है? T होता है ऑन टू, तो देयरफॉर T इज ऑन टू। उम्मीद है पहले पार्ट में अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होंगी। तो पहला इक्विवेलेंस हमने कर दिया प्रूव किया। अगर पहली वैल्यू गिवन है तो दूसरी वैल्यू ट्रू है। अब लेंगे दूसरी, अगर गिवन है तो तीसरी वैल्यू ट्रू है। दूसरी वैल्यू क्या गिवन है? T इज ऑन टू, तो आपको प्रूव करना है रैंक T इक्वल हो जाए डायमेंशन V से। इफ T is on to, then रैंक T इक्वल हो जाए डायमेंशन V से। ही प्रूव करना ना, रैंक T इक्वल हो जाए डायमेंशन V से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए बताइए कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। क्या है गिवन? T इज ऑन। अगर T ऑन टू है, मतलब T ऑन टू कब होता है? जब W इक्वल हो जाए रेंज T से, यानी जो सबसेट था वो इक्वल हो जाए बड़े वाले सेट से। होगा W इक्वल हो जाए रेंज T से, आ रहा। और W और रेंज T इक्वल कब होते हैं? जब डायमेंशन ऑफ W इक्वल हो जाए डायमेंशन ऑफ रेंज T से। होगा। अच्छा एक चीज बताओ, डायमेंशन ऑफ रेंज T किसको बोलते हैं हम? डायमेंशन ऑफ रेंज T रैंक T बोलते हैं। याद है? डायमेंशन ऑफ रेंज T, इसी को हम क्या बोलते हैं? रैंक T बोलते हैं। डायमेंशन ऑफ कर्नल T को हम क्या बोलते हैं? नलिटी T। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? हमको क्या प्रूव करना था? रैंक T इक्वल आ जाए डायमेंशन V से। कैसे इक्वल है? डायमेंशन W से। बट मेरे को मालूम है कि यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है कि डायमेंशन V और डायमेंशन W कैसे हैं? इक्वल है। तो आप बोल सकते हो दिस इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ V इक्वल रहेगा रैंक T से। क्यों? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मेरे को दिया हुआ है डायमेंशन V इक्वल है डायमेंशन W से, तो मैं डायमेंशन W को जाकर क्या लिख सकता? डायमेंशन V। और यही मेरे को प्रूव करना था। क्या? रैंक T इक्वल है डायमेंशन V। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा आता? तो हमने पहले दो इक्विवेलेंस कर लिया प्रूव। पहला दिया हुआ है तो दूसरा सही है, दूसरा दिया हुआ है तो तीसरा सही है। अब प्रूव करो तीसरा दिया हुआ है तो पहला सही है। इफ रैंक T और डायमेंशन V इक्वल दिया हुआ है, तो इफ रैंक T इक्वल दिया हुआ है आपको डायमेंशन V से, देन पहली चीज प्रूव करो। पहला क्या है? T इज 1 1। ये प्रूव करके बताओ कैसे करेंगे। जो चीज दी हुई है उसको लिखो गिवन। क्या है यहाँ पे? रैंक T इक्वल है डायमेंशन ऑफ V से। अब T इज 1 1 बोला, तो मैंने पहली बताया आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कर्नल T की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। कर्नल T 0 आएगा यानी डायमेंशन ऑफ कर्नल T भी 0 आ जाए, है ना। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तुमको डायमेंशन ऑफ कर्नल T 0 लाना है। डायमेंशन ऑफ कर्नल T को मैं क्या बोलता हूँ? नलिटी T बोलता हूँ। तो नलिटी T भी दिखे, रैंक भी दिखे, V भी दिखे, ऐसी कोई जगह है क्या हमारे पास? है। इक्वेशन नंबर 2 जो है रैंक नलिटी थ्योरम। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या मिलेगा आपको? रैंक नलिटी थ्योरम डायमेंशन V इज इक्वल टू रैंक T प्लस नलिटी T। डायमेंशन V कैसे इक्वल है? रैंक T। तो आप रैंक T की जगह डायमेंशन V लिखो, चाहे डायमेंशन V की जगह रैंक T लिखो। तो मैं लिख देता हूँ डायमेंशन V इज इक्वल टू रैंक T की जगह डायमेंशन V प्लस नलिटी T। यहाँ पे प्लस डायमेंशन V इधर गया तो माइनस डायमेंशन V। तो डायमेंशन V में से डायमेंशन V गया इक्वल टू नलिटी T। डायमेंशन V में से डायमेंशन V गया तो 0 इज इक्वल टू नलिटी T। यानी आपने क्या प्रूव कर दिया? नलिटी T की वैल्यू 0। नलिटी T 0 कब आता है? नलिटी T
क्या होता है, डायमेंशन ऑफ कर्नल टी। तो मैं बोल सकता हूँ डायमेंशन ऑफ कर्नल टी 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि नलिटी टी का मतलब ही होता है डायमेंशन ऑफ कर्नल होता है। डायमेंशन ऑफ कर्नल टी 0 कब आता है, जब कर्नल टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है जो है 0 एलिमेंट। कर्नल टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट आए, मतलब ऐसा कब होता है, जब टी क्या हो 1 1। समझा? इजी था क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, कंसेप्ट आता है आपको, तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो फिर ये क्वेश्चन आपको गोल 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 जगह पे घुमाता रहेगा और इसका आंसर आप निकाल नहीं पाएंगे। समझे? तो उम्मीद है आप लोगों को वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन हार्ड है क्या? नहीं, बस शर्त यह है कि आपको ये जो वर्ड लिखे हुए टी इज 1 1, टी इज ऑन 2, इनका मतलब समझ में आए। अगर वो समझ में आता है तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है, लेट V and W be 2 vector space, let T V से W be a linear transformation if beta is equals to V1 V2 up to Vn, ये स्मॉल में हाँ, is the basis of V, then range T is equals to span of TV1 TV2 up to TVN। चलिए देखिए क्या कह रहा है, लेट V एंड W बी 2 वेक्टर स्पेसेस। V और W हमको दिए हुए यहाँ पे वेक्टर स्पेस, T दिया हुआ है आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं सॉल्यूशन। हियर क्या दिया हुआ है, V एंड W आर 2 वेक्टर स्पेस, T V से लेके W इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको दिया हुआ है बीटा, जिसके एलिमेंट है V1 V2 up to Vn is the, अरे यार होने के पहले तक हम कहाँ तक पहुंच गए थे, बीटा ये हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बीटा की वैल्यू है V1 V2 V3, Vn is the basis of B। क्या दिया हुआ है आपको, बीटा जो है ये क्या है, बेसिस है किसका, V का। मतलब समझो बेसिस कौन सा रहता, एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा सेट जो क्या करता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और स्पैन करता है आपके V को। मतलब V का कोई भी एलिमेंट, इनका क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा, V का कोई भी एलिमेंट, इनका क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ये चीज समझ रहे हो, तो देयरफॉर every element of V is a linear combination किसका, of elements of set बीटा। समझ रहे? क्यों? क्योंकि बीटा क्या है, बेसिस है।
बेसिस बनने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था ना, दो चीज चाहिए, स्पैन विथ लीनियर इंडिपेंडेंस। स्पैन कब होता? जब लीनियर कॉम्बिनेशन होता। तो अगर बेसिस फॉर्म हो रहा है मतलब जो आपका एलिमेंट ऑफ वी है वो क्या है? इनका लीनियर कॉम्बिनेशन। तो आप देख रहे हैं, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होते हैं। मैथ्स में कुछ रटना नहीं पड़ता है, सब चीजें सीक्वेंस में जाती है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो करके। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ फोकस करो कंसेप्ट समझने में। समझ रहे हो? तो आप वी का कोई भी एलिमेंट लिखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक एलिमेंट ले लेता हूँ, मैं लिखता हूँ लेट अल्फा, ये एक एलिमेंट है, पकड़ लो वी का। अल्फा क्या है? एलिमेंट है वी का। तो अल्फा क्या होगा? इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो मैं बोल सकता देयरफॉर अल्फा की वैल्यू क्या आएंगी? लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे निकालते? एक स्केलर से मल्टीप्लाई करो। तो लिखोगे a1 b1 प्लस a2 b2, ऐसा चलते जाएगा कहां तक? an bn तक। समझा? इक्वेशन नंबर 1। वेयर ये जो आपने a वाली वैल्यूज लिखे ये क्या होंगे? हमारे स्केलर। तो वेयर a1 a2 अप टू an, ये क्या रहेंगे? आर स्केलर्स जो किसको बिलोंग करते हैं? फील्ड को। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये अल्फा कैसे लिखे समझा? अल्फा को ऐसा क्यों लिखे समझा? बीटा जो है वो फॉर्म करता है बेसिस ऑफ वी। बेसिस ऑफ वी फॉर्म कर रहा मतलब वी का हर एक एलिमेंट, ये जो बीटा है इसके एलिमेंट का क्या बनेगा? लीनियर कॉम्बिनेशन। मैंने अल्फा एक एलिमेंट लिया वी का, अल्फा अगर वी का एलिमेंट है तो इनका क्या रहेगा? लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं? स्केलर से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, स्केलर से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, अल्फा आपने बना लिया, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं। ऐसा करते हैं यहाँ पे दो बना लेते हैं, एक अल्फा भी बना लेते हैं और एक बीटा भी बना लेते हैं, क्योंकि हमको कि एक ही प्रूव करना है। हमको यहाँ पे प्रूव क्या करना है वैसे देख लेते हैं एक बार, फिर देखते क्या करना पड़ेगा। हमको रेंज टी की वैल्यू बताना है। रेंज टी क्या बताना है? स्पैन ऑफ अल्फा v1 टी v1, यानी हमारा एक ही से हो जाएंगे। अच्छा देखो, हमको यहाँ पे क्या प्रूव करना है? स्पैन प्रूव करना है। ठीक है, वर्ड समझो। स्पैन, स्पैन कब होता है? जब लीनियर कॉम्बिनेशन बने। यानी हमको क्या बताना है? जो रेंज टी है वो इन एलिमेंट्स का क्या बन जाए? लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाए, है ना? तब क्या हो जाएगा? वो स्पैन हो जाएगा। अब ये कैसे करेंगे? मेरे को क्या मिला यहाँ पे? अल्फा की वैल्यू मिल गई। मिली क्या अल्फा की वैल्यू? तो चलो अब मैं निकालता हूँ टी अल्फा की वैल्यू। क्यों? मेरे को काय की वैल्यू चाहिए? रेंज टी की। काय की वैल्यू चाहिए मेरे को? रेंज टी की। रेंज टी क्या रहता है, याद है सबको? अरे याद है क्या? रेंज टी क्या होता है? रेंज टी होता है टी अल्फा, जहां पे अल्फा ये एलिमेंट हो वी का, है ना? यानी जब भी आप वी के एलिमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो वो वैल्यू क्या की होती है? रेंज टी की होती है। तो चलो लगाओ इस पे ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको मिलेगा टी अल्फा। क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो राइट हैंड साइड ने कोई पाप किया क्या? नहीं, उस पर भी लगेगा ट्रांसफॉर्मेशन, तो आएंगे a1 b1 प्लस a2 b2 अप टू an bn आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा? पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? अब एक चीज बताइए, यहाँ पे आपको टी क्या दिया हुआ है? आपको टी दिया हुआ है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या दिया हुआ है टी यहाँ पे आपको? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की खासियत, जो स्केलर है वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर। ट्रांसफॉर्मेशन जाके लगेगा पहले वेक्टर पे, कौन सा साइन है? प्लस। जो स्केलर है ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर, ट्रांसफॉर्मेशन जाके लगेगा वेक्टर पे, लगते जाएगा, यानी अप टू an कांस्टेंट है बाहर, ट्रांसफॉर्मेशन किस पे लगेगा? वेक्टर पे। रीजन, सिंस t is a linear transformation। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सबको समझ रहा है? पक्के में समझ रहा है? सच में समझ रहा है?
तो आपने यहाँ पे ये चीज़ प्रूव कर दिया कि टी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, A1 TB1 प्लस A2 TB2 प्लस AN TBN आई ऐसी वैल्यू। मतलब टी अल्फा ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है रेंज टी का एलिमेंट करता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये चीज़ मालूम है ना, रेंज टी क्या होता है, टी अल्फा, यहाँ पे अल्फा एलिमेंट है किसका, वी का। हमने एक्स के टर्म्स में लिखा था शायद, रेंज टी इज इक्वल टू टी एक्स, जहाँ पे एक्स एलिमेंट है वी का। अब एक्स लिखो, अल्फा लिखो, वाई लिखो, बीटा लिखो, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। यानी रेंज टी के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, टी अल्फा के, और टी अल्फा की वैल्यू क्या है, A1 TB1 A2 TB2 यानी AN TBN आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ रेंज टी, है ना, टी अल्फा किसका एलिमेंट है, रेंज टी का। तो हम बोल सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ रेंज टी, ये क्या है, इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। किसका लीनियर कॉम्बिनेशन, ऑफ वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स, TB1 TB2 अप टू TBN। बोल सकता मैं कि रेंज टी का हर एक एलिमेंट क्या है, TB1 TB2 अप टू TBN, इनका क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है ना। स्केलर से मल्टीप्लाई करो, वेक्टर को ऐड करो, ये क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो आप बोल रहे रेंज टी का हर एक एलिमेंट इन वेक्टर का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो देयरफॉर ये जो आपके वेक्टर्स है ये क्या करेंगे, स्पैन करेंगे रेंज टी को, करेंगे तो इनको एक सेट के अंदर डाल दो। देयरफॉर सेट S जिसकी वैल्यू है TB1 TB2 अप टू TBN, ये क्या करेगा, स्पैन करेगा किसको, रेंज टी। और ये आपको प्रूव करना था कि रेंज टी की वैल्यू क्या है, स्पैन ऑफ ये वेक्टर्स। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख दो, देयरफॉर रेंज टी ये क्या है, स्पैन ऑफ TB1 TB2 अप टू TBN। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा। क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड था क्या, नहीं। किन के लिए, जिनको कंसेप्ट आते हैं। क्या कह रहा है, V एंड W ये दोनों के दोनों क्या है, वेक्टर स्पेस। तो V और W आ गए हमारे वेक्टर स्पेस। V से लेके W लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया, आपको दिया बीटा, ये क्या कर रहा है, बेसिस फॉर्म कर रहा है V का। अगर बीटा बेसिस फॉर्म कर रहा है, बेसिस फॉर्म करने के लिए दो चीज लगती है, एक स्पैन, दूसरा लीनियर इंडिपेंडेंस। स्पैन कब होता है, जब आप क्या बनाओ, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ। यानी बेसिस फॉर्म कर रहा है V का मतलब V का हर एक एलिमेंट क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, किनका, इन एलिमेंट्स का। तो आप लिखेंगे बीटा, ये बेसिस फॉर्म कर रहा है, तो every element of V is the linear combination of element of set बीटा। तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया अल्फा, ये बिलोंग कर रहा है V को। आप चाहो तो x ले लो, अगर x के टर्म्स में याद है आपको चीज़ों तो क्या मिलेंगे अल्फा की वैल्यू, A1, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई करो और ऐड करता आएगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B2 अप टू A1 BN, जहाँ पे A1 A2 AN ये सब चीज़ें क्या है, स्केलर्स है जो फील्ड के एलिमेंट है। लगाओ इस पे ट्रांसफॉर्मेशन, लेफ्ट हैंड साइड पे भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, राइट हैंड साइड पे भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ। लगा इक्वेशन 1 में ट्रांसफॉर्मेशन तो मिला टी अल्फा इज इक्वल टू टी ऑफ A1 B1 A2 B2 अप टू AN BN। टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या खासियत रहती, स्केलर, ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर था A1 TB1, कौन सा साइन है, प्लस A2 स्केलर, ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर आएगा T A2 B2। याद है ना, हम लोगों ने पढ़ा था T A अल्फा प्लस B बीटा की वैल्यू आती है A T अल्फा प्लस B T बीटा, पढ़े थे ना। यानी स्केलर बाहर आता है और वेक्टर पे लगता है ट्रांसफॉर्मेशन। लगा, तो ये चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने लिखा है उसका मतलब क्या हुआ कि T अल्फा क्या है, जैसे हम लोगों ने लिखा था ना, रेंज टी
ये क्या लिखा था हमने, टी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू वी। तो मैंने कसम खाऊं क्या कि वी के अंदर सिर्फ एक्स आएगा नहीं, वी के अंदर अल्फा भी आ सकता। तो अगर अल्फा है वी में तो रेंज के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, जो वी के एलिमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, तो आ गया टी अल्फा। समझा, यहाँ पे एक्स एलिमेंट था वी का, इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा तो किस पे चला गया, रेंज पे। तो अल्फा ने कोई पाप किया नहीं, अल्फा भी एलिमेंट है वी का, तो इस पे भी ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो किस पे जाएगा, रेंज पे। यानी टी अल्फा क्या डिनोट कर रहा है, एलिमेंट ऑफ रेंज टी डिनोट कर रहा है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ रेंज टी, ये क्या है, अल्फा A1 से मल्टीप्लाई हुआ, A2 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी स्केलर से मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहा है, मतलब क्या बन रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है। एवरी एलिमेंट ऑफ रेंज टी इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। कौन कौन सा वेक्टर, tv1 tv2 tvn, है ना। तो ये वेक्टर्स क्या कर रहे हैं, स्पैन कर रहे हैं। जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता है वो क्या करता है, स्पैन करता है। तो ये वेक्टर क्या कर रहे हैं, स्पैन कर रहे हैं रेंज टी को। तो आप बोल सकते हैं इनको एक सेट पे डाल दो, सेट एस, जिसकी वैल्यू tv1 tv2 अप टू tvn। ये क्या करेंगे, स्पैन करेंगे रेंज टी को, यानी रेंज टी की वैल्यू क्या रहेंगे, रेंज टी इज इक्वल टू स्पैन ऑफ tv1 tv2 अप टू tv। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, अरे समझ रहा है, बाउंसर तो नहीं जा रहा। क्वेश्चंस आसान है, फिर से बोलूंगा, क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया। अगर कंसेप्ट नहीं समझा तो फिर क्वेश्चन रट्टा मारने पे याद नहीं होंगे। उससे अच्छा एक बार कंसेप्ट समझ लो, कंसेप्ट समझ गए तो फिर आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन का फ्लो मिल जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, लेट वी एंड डब्ल्यू be two vector spaces over field F. Let v1 v2 up to vn be a basis of V and W1 W2 up to Wn be any set of vectors in W show that there exist, ये ऐसा सिंबल का होता है there exist का, there exist a unique linear ट्रांसफॉर्मेशन T V से लेके W such that T Vi is equals to W चलिए देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। आपको सबसे पहले तो जो भी चीजें दी हुई है उनको लिख लो। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, V और W क्या है, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। तो हियर V एंड W आर वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। और क्या दिया हुआ है, V1 V2 अप टू V1, ये क्या है, बेसिस ऑफ V दिया हुआ है। मतलब तो इसको एक नाम दे दो, सेट S लिख दो, S1 लिख लेता हूँ। S1 जो है V1 V2 अप टू Vn, ये क्या है, इज अ बेसिस ऑफ V। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये बेसिस है V का तो सीधी सी बात है हर एक एलिमेंट V का इनका क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ये चीज समझ रहे ना पक्के में।
और क्या दिया हुआ है, W1 W2 अप टू Wn, ये क्या है, कोई तो भी सेट ऑफ वेक्टर इन W, तो S2 लेते हैं, S2 जिसकी वैल्यू है W1 W2 अप टू Wn, ये क्या है, इज अ सेट ऑफ वेक्टर्स इन W, यानी W के अंदर ये सेट ऑफ वेक्टर्स प्रेजेंट है, यानी W के एलिमेंट है। W1 W2 Wn ये क्या है, W के एलिमेंट दिया हुआ है। ऐसा आपको प्रूव करना है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आपको बताना है पहले तो T ये क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपको प्रूव करना है। उसके साथ साथ क्या प्रूव करना है, ये कैसी है, यूनिक है, यानी T को छोड़ के और कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती क्या, नहीं। तो अगर आपने T को छोड़ के कोई और ट्रांसफॉर्मेशन लिया, जैसे मैंने S एक ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया, तो मेरा S और T दोनों ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, सच दैट TVI की वैल्यू आनी चाहिए इक्वल टू WI, यानी ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मैं V पे लगाऊं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन V1 पे लगाऊं तो क्या मिले, W1 मिले, ट्रांसफॉर्मेशन V2 पे लगाऊं तो क्या मिले, W2 मिले। मिले ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझा, सच में समझा। अब आप समझो ये वाली लाइन को। अब देखो, हमको जब भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना रहता है, क्या प्रूव करना है हमको, यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं A अल्फा प्लस B बीटा में। इसका आंसर क्या आ जाए, AT अल्फा प्लस BT बीटा। तो मैं बोल सकता हूँ T क्या बन जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेरे को कितने एलिमेंट लगेंगे V के, दो, एक अल्फा और एक बीटा लगेंगे। तो चलिए हम दो एलिमेंट अज्यूम कर लेते हैं, लेट अल्फा और बीटा, ये दोनों के दोनों एलिमेंट बन जाए V के, बनेंगे। अब आप एक चीज देखो, हमने क्या लिखा है, S1 के जो एलिमेंट है ये क्या फॉर्म करते हैं, बेसिस फॉर्म करते हैं V के, है ना। तो हर एक एलिमेंट V का वो क्या रहेगा, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन रहेगा। तो अपन लिखेंगे सिंस S1 is a basis of V, therefore every element of V is a linear combination of elements of set S1 आएगा। यानी अगर S की वैल्यू V1 अप टू Vn ये क्या फॉर्म कर रहा है, बेसिस फॉर्म कर रहा है, मतलब V का हर एक एलिमेंट इनका क्या रहेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। V के दो एलिमेंट लिए तो ये दोनों को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखो। तो बताओ अल्फा क्या मिलेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लेते हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई करके। तो ले लो A1 V1 प्लस A2 V2 अप टू AN Bn, आया, कोई दिक्कत नहीं। तो बीटा ने कोई पाप किया क्या, नहीं। उसके लिए भी एक स्केलर ले लो, B ले लेता हूँ, तो आएगा B1 V1 प्लस B2 V2 अप टू Bn Bn, आया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा यहाँ तक। इसको दो इक्वेशन नंबर 1, वेयर A1 A2 अप टू AN एंड B1 B2 अप टू Bn, ये सब के सब क्या है, स्केलर्स है, यानी फील्ड के एलिमेंट है। समझे, पक्के में समझा, सच में समझा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, हमने लिखा है कि S1 क्या बनाता है, बेसिस बनाता है V का, यानी V का हर एक एलिमेंट इनका क्या रहेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो पहले अल्फा एलिमेंट है V का, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखो, मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई करो और ऐड करो। तो A1 V1 प्लस A2 V2 अप टू AN Bn, ये बन गया पहला एलिमेंट अल्फा। बीटा भी एलिमेंट है V का, तो कोई और स्केलर होगा तो ले लो B1 V1 B2 V2 अप टू Bn Bn, ये मैंने अल्फा और बीटा एलिमेंट बना लिया। मेरे को दिमाग में क्या रख के सॉल्व करना है क्वेश्चन, मेरे को टी ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू चाहिए AT अल्फा प्लस BT बीटा आनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं। तो अब हमको क्या बताना है, ये क्या है, हमको प्रूव करना है कि ये बनने चाहिए मेरे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बनना चाहिए मेरा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
बनना चाहिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनना चाहिए। उसके लिए क्या कंडीशन है, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा आनी चाहिए। अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। मेरे को यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है क्या, नहीं, मेरे को बताना है कि ट्रांसफॉर्मेशन वी से लेके डब्ल्यू, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनना चाहिए जहां पे टी वी आई की वैल्यू रहनी चाहिए डब्ल्यू आई से। क्या रहनी चाहिए, टी वी आई की वैल्यू इक्वल रहनी चाहिए डब्ल्यू आई से। यानी जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं V1 में तो वैल्यू मिलनी चाहिए W1, जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं V2 पे वैल्यू मिलनी चाहिए W2 मिलनी चाहिए। चलिए तो अपन लिखेंगे V डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन T V से लेके W सच दैट, किस तरीके से कि जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं अल्फा पे, किस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं, अल्फा पे। तो चलो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ अल्फा पे। अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास, अल्फा की वैल्यू a1v1 प्लस a2v2 अप टू an तो मैं अल्फा की जगह वैल्यू डाल देता हूं, तो क्या आएगा a1v1 प्लस a2v2 अप टू an तो क्या बोल रहा था वो, हमको किस तरीके से डिफाइन करना है उसको, कि जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं V पे तो वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, W में मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी आना चाहिए। तो अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को प्रूव करना है तो ये स्केलर बाहर जाना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन के, तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर स्केलर जाना चाहिए। और जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा V1 पे क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, W1 प्लस A2 कांस्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर जाना चाहिए। जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा V2 पे तो वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, W2। ऐसा चलते जाएगा, जब आखिरी में लगेगा an बाहर आएगा, और जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन का Vn में तो क्या मिलेगा, Wn मिलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। देयरफॉर अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा बीटा पे तो क्या मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन। अब वहां पे था a1v1 अल्फा की वैल्यू, अब बीटा की वैल्यू मैंने क्या लिया हूं, b1v1 b2v2 लिखो यहाँ पे, तो आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन b1v1 प्लस b2v2 अप टू bn। अगर मेरे को इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आना चाहिए, और जैसे मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा vi पे क्या मिलना चाहिए, wi। तो v1 पे जैसे लगाऊंगा तो w1, v2 पे जैसे लगाऊंगा तो w2, तो bn ने कोई पाप किया नहीं, जैसे ही vn पे लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, w। हो गया इक्वेशन नंबर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं लग रही यहाँ तक। अब आप देखिए हमको काय की वैल्यू चाहिए, टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा की, इसकी वैल्यू आनी चाहिए ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। तो चलो इसके लेफ्ट हैंड साइड को कर लेते हैं कंसीडर, टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा। देखो क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, टी ऑफ ए इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या आती है हमारी, a1v1 प्लस a2v2 अप टू an पढ़े थे ऐसा, a1v1 a2v2 अप टू an। बीटा की वैल्यू क्या है, b1v1 प्लस b2v2 अप टू bn, वो भी सब्स्टिट्यूट कर दो इधर, प्लस b इंटू बीटा। बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, b1v1 प्लस b2v2 अप टू bn। आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है। तो बताइए क्या मिलेंगी वैल्यू, इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन, ए को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, a1v1 प्लस
A2 V2। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लिखना भूल गए, वो लिख लो। जहाँ पे A और B ये क्या है, स्केलर्स है। वेयर A एंड B आर स्केलर्स, यानी किसके एलिमेंट है, फील्ड के। तो बताओ क्या मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन। ए को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, A1 B1। ए मल्टीप्लाई होगा इससे तो क्या मिलेगा, A2 V2। ऐसा होते जाएंगे, आखिर एलिमेंट AN BN। सेम चीज B से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, B1 B1 प्लस B2 V2 अप टू BN B आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखो यहाँ पे कुछ चीज सेम दिख रही है क्या आपको? हाँ जी दिख रही है। क्या? A1 के साथ V1 है, B1 के साथ V1 है। चलिए यहाँ से सेम वैल्यू को एक साथ लेके आते हैं। तो T A1 के साथ V1 है, B1 के साथ V1 है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, A1 प्लस B1 इंटू V1 लिख सकता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा यहाँ तक? प्लस सेम चीज़ यहाँ पे करो, A2 प्लस B2 इंटू V2। ऐसा चलते जाएगा कहाँ तक, लास्ट वाले तक, AN प्लस BN इंटू। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा? अब आप एक चीज़ बताओ, A1 B1 ये भी क्या था, स्केलर था। AB ये भी क्या था, स्केलर था। तो ये इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये अभी भी क्या है, स्केलर ही है ना। और मैंने जो हमारा एलिमेंट को डिफाइन किया हूँ वो किस तरीके से किया हूँ कि ये जो स्केलर्स है ये बाहर चले जाएंगे और जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा V पे, इसके जगह क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। ऐसे ही डिफाइन किया था हमने यहाँ पे। कैसा डिफाइन किए थे, जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा तो स्केलर बाहर आ जाएगा और जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा V1 पे तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, W1 आ जाएगा। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा यहाँ तक? पक्के में समझा, सच में समझा? अगर आपको यहाँ पे ऐसी दिक्कत लग रही होगी तो यहाँ पे सच दैट में लिख लो कि TVI की वैल्यू आनी चाहिए W, यानी VI की जगह क्या आएगा, WI आएगा। समझा? पक्के में लिख दें यहाँ पे। कि वैसे ऐसा लिखोगे तो ज़्यादा सिस्टमेटिक लग रहा है तो मैंने उसको छेड़छाड़ नहीं किया। ठीक है, तो चलो ये स्केलर है, इसको बाहर लेके आओ ट्रांसफॉर्मेशन के, तो यहीं पे लिखते हैं। चलो पहला स्केलर क्या है, A1 प्लस B1। चल क्यों नहीं रहा यार A1 प्लस B1, ये पहला स्केलर बाहर गया और इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा V1 पे तो क्या वैल्यू मिलेंगी, W1 प्लस दूसरा स्केलर क्या था, A2 प्लस B2, ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा किस पे, V2 पे तो क्या मिलेगा, W2 प्लस ऐसा चलते जाएगा। आखिरी स्केलर जो बाहर आएगा वो क्या आएगा, AN प्लस BN और ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा VN पे तो क्या मिलेगा, WN मिलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? फिर से सेपरेट कर लो इसको तो क्या मिलेगा, A1 मल्टीप्लाई होगा W1 से प्लस B1 मल्टीप्लाई होगा W1 से। इसको भी सेपरेट करो, A2 मल्टीप्लाई होगा W2 से प्लस B2 मल्टीप्लाई होगा W2 से। ऐसा चलते जाएगा, AN मल्टीप्लाई होगा WN से प्लस BN मल्टीप्लाई होगा WN से। अब पूरे A वाली टर्म्स को एक साथ लेके आओ तो क्या मिलेगा, A1 W1 प्लस A2 W2 प्लस आखिरी वाली AN WN प्लस पूरी B वाली टर्म्स को एक साथ लेके आओ तो मिलेगा B1 W1 प्लस B2 W2 प्लस आखिर वाली BN WN। यहाँ पे पूरे पे कुछ सेम है क्या, हाँ जी A सेम है, A को निकाल लो बाहर तो क्या मिलेगा, A1 W1 A2 W2 अप टू AN WN। यहाँ पे कुछ सेम है, B सेम है, बाहर निकालना क्या मिलेगा, B1 W1 B2 W2
अप टू Bn Wn आएगा। अब आप एक चीज बताओ, A1 W1 A2 W2 कहीं पे दिख रहा है क्या? कहीं पे दिख रही है वाली वैल्यू? A1 W1 प्लस A2 W2 अप टू N Wn किसकी वैल्यू है? T अल्फा की। W1 B1 W1 B2 W2 अप टू Bn Wn किसकी वैल्यू है? T बीटा की। तो मैं इसके जगह क्या लिख सकता हूं? T अल्फा। ये वैल्यू आ गई AT अल्फा की प्लस B1 W1 B2 W2 का एक वैल्यू है T बीटा की। कहां से आए? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। कौन सी इक्वेशन से आए? इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 आया। यानी आपने क्या प्रूव कर दिया? जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, लेफ्ट हैंड साइड क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए अल्फा प्लस बी बीटा। जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया ए अल्फा प्लस बी बीटा पे, तो क्या आंसर मिला? ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा मिला। ऐसा कब होता? जब टी क्या है? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता। आप बोल सकते हो देयरफॉर टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बन गया टी यहाँ पे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर आपको वो भी प्रूव कर देना है कि टी वी आई की वैल्यू डब्ल्यू आई है, तो उसको कैसे लेंगे? देयरफॉर टी वी आई की वैल्यू निकालो। अब समझो आई की वैल्यू 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकता है ना? अगर मैं वी आई को लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि वी आई को मैं इसको लिख देता हूँ 0 टाइम्स V1 प्लस 0 टाइम्स V2। ऐसा चलते जाएगा कहाँ तक? जब तक Vi नहीं आता। तो 1 इंटू वी आई प्लस 0 Vi प्लस 1। ऐसा चलते जाएगा कहाँ तक? 0 इंटू Vn तक। समझा? यानी मैंने क्या किया? Vi को एक कोई तो भी नंबर अज्यूम कर लिया और उसके सामने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बाकी सबको क्या ले लिया? 0 ले लिया। कैसा कंसेप्ट है? समझ रहा है? जैसे आप लोगों को अगर वैल्यू प्रूव करना है एक्स स्क्वायर की, क्या की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको? एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना। जैसे आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना है और मेरे को ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में चाहिए, तो मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ? 0 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिखूंगा? 1 इंटू एक्स स्क्वायर। इसको अगर क्यूब में लिखना है तो 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स का पावर। मतलब आप समझ रहे हैं? एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 0 प्लस 0 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स इंटू 0 एक्स स्क्वायर। यानी जो वैल्यू नहीं चाहिए उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो और जो वैल्यू चाहिए उसको क्या से मल्टीप्लाई कर दो? 1 से मल्टीप्लाई कर दो। मेरे को क्या की वैल्यू चाहिए? टी वी आई की वैल्यू चाहिए। क्या की चाहिए? टी वी आई की वैल्यू। अब आई का कोई नंबर हमको मालूम है क्या? नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया? उसको ऐसा जनरल टर्म ले लिया, बीच में कहीं तो भी होंगी करके। तो मैंने क्या किया? V1 चाहिए क्या मेरे को? यहाँ पे नहीं, तो उसको 0 से मल्टीप्लाई करता। V2 चाहिए क्या? नहीं, तो 0 से मल्टीप्लाई करता। मेरे को क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ Vi। तो मैंने Vi को कैसे मल्टीप्लाई किया? 1 से। इसके बाद की भी पूरी टर्म्स को मैंने कैसे मल्टीप्लाई कर दिया? 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझे? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। Vn को भी कैसे मल्टीप्लाई कर दिया? 0 से। अभी आपने लिखा कि T क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? तो जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगे कांस्टेंट बाहर आ जाता ट्रांसफॉर्मेशन के। ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे V1 पे, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे V2 पे, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे Vi पे। लगेगा? तो मैं इसको एक ही स्टेप पे लिख दूं। बार बार वही लिखने से अच्छा एक ही स्टेप पे डिफाइन कर लेते इसको कि 0 कांस्टेंट था ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर। जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन V1 पे लगेगा क्या आएंगी वैल्यू? W1। 0 कांस्टेंट था बाहर आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा V2 पे तो क्या आएंगी वैल्यू? W2। ऐसा चलते जाएगा। 1 कांस्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर। ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा Vi पे तो क्या मिलेगा? WI मिलेगा। 0 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा Vi प्लस 1 में तो क्या मिलेगा? WI प्लस 1। ऐसा मिलते जाएगा। 0 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और जब लगेगा ट्रांसफॉर्मेशन Bn पे तो क्या मिलेगा? W। 0 से कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा आंसर? 0। तो आएगा 0 प्लस यहाँ पे 1 इंटू WI क्या आएगा? WI प्लस पीछे भी 0 को कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा आंसर? 0। तो क्या है वैल्यू? W। इसका मतलब आपने क्या बताया? T ऑफ
वी आई की वैल्यू आती है डब्ल्यू आई। समझा कैसे प्रूव किया? आपको वी आई की वैल्यू चाहिए थी ना, तो आपने क्या किया, आई एक नंबर ले लिया 0 से n के बीच। वो 0 से लेके n के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, जो नंबर आपको लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख लो, वेयर आई जो है ये 0 और n के बीच में कहीं पे, 0 भी हो सकता है n भी हो सकता है, उनके बीच में भी कहीं पे हो सकता है। तो मैंने क्या किया, आई एक नंबर बीच में ले लिया। मेरे को यहाँ पे वी आई की वैल्यू चाहिए ना, और मेरे को मालूम एवरी एलिमेंट ऑफ वी क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो मैंने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया। कैसे? वी आई को छोड़ के मैंने बाकी सबके कोएफिशिएंट क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो V1 का भी कोएफिशिएंट 0 कर दिया, V2 का भी कोएफिशिएंट 0 कर दिया। अच्छा, यहाँ पे 1 से चालू होता है नंबर, V1, तो इसको 1 लिखो। V1 V2 सबके कोएफिशिएंट क्या कर दिया, 0, Vn तक। सिर्फ वी आई का कोएफिशिएंट रखा 1। और ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किस तरीके से डिफाइन किया था, जो भी कांस्टेंट रहेगा बाहर जाएगा, जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन वी पे लगेगा उसका आंसर क्या आएगा, डब्ल्यू आ गया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी मैंने डिफाइन कर दिया। तो पहला पार्ट हो गया इसका कंप्लीट, जो सबसे बड़ा वाला पार्ट था, क्या, जिस पे आपको प्रूव करना था। ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ पे टी वी आई की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए डब्ल्यू आई से। आ गई। अब मेरे को प्रूव करना है इसकी यूनिकनेस। क्या प्रूव करना है, इसकी यूनिकनेस। यूनिकनेस कैसे प्रूव करते हैं, याद है? आप एक दूसरे टाइप के सेट को डिफाइन करते हैं और फिर प्रूव करते हैं कि वो इससे इक्वल आ जाए, है ना। जैसे हम लोगों ने वहाँ पे अगर आपको पहला याद होगा सिमेट्रिक क्यू सिमेट्रिक में लिया था, पी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू एक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसके जगह हमने लिया था आर और एस लिया था। फिर हमने दिखाया था कि आर इक्वल आएगा पी से, एस इक्वल आएगा क्यू से, है ना। तो हम क्या करते हैं, कोई एक नया ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते और फिर दिखाते कि नया वाला ट्रांसफॉर्मेशन पुराने वाले से इक्वल है, यानी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अलग से नहीं आ सकता। अगर आप अलग से ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो वो हमारे पहले वाले ट्रांसफॉर्मेशन से इक्वल आ जाएगा। तो चलिए अब हम प्रूव करते हैं इसका यूनिकनेस। तो हम लिखेंगे लेट ए पॉसिबल, अगर पॉसिबल होगा तो एक नया ट्रांसफॉर्मेशन ले लो, मैं उसको डिनोट कर देता हूं एस। नया ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया है, वो भी किससे ऑपरेट करेगा, वी से लेके डब्ल्यू पे। बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरीके से, सच दैट जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे एस किस पे, वी आई पे, तो आपको एलिमेंट क्या मिलेगा, डब्ल्यू आई मिलेगा, जहाँ पे आई की जो वैल्यू है ये 1 से लेके n के बीच में, जैसा हमने इसको डिफाइन किया ना, सेम तरीके से। यहाँ पे t ट्रांसफॉर्मेशन था, मैंने यहाँ पे किसको ट्रांसफॉर्मेशन बना दिया, s को बना। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब ले लो आपका एस वी के अंदर का कोई भी एक एलिमेंट, अल्फा वाला ले लो, तो लेट अल्फा ये एक एलिमेंट हो वी का, वेयर, या तो देयरफॉर अल्फा की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या अल्फा की वैल्यू निकाले थे, अल्फा क्या था, a1v1 प्लस a2v2 अप टू an vn। कहाँ से लाया मैंने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से लाया, 1 में लिखा हूं मैंने। लिखा हूं अल्फा की वैल्यू क्या है, a1v1 a2v2 अप टू an vn। आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं, यहां तक समझा सबको, पक्के में समझा, सच में समझा। तो चलिए अब इस पे क्या लगाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा वाला ट्रांसफॉर्मेशन, एस वाला। तो चलो लगाओ एस अल्फा की वैल्यू क्या आएंगी, लेफ्ट साइड पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा तो राइट हैंड साइड ने कोई पाप किया क्या, नहीं, उस पर भी ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, a1 v1 प्लस a2 v2 अप टू an vn। यहाँ पे वो चीज मेंशन करो फिर से, वेयर a1 से लेके an तक की वैल्यू क्या है, स्केलर्स, किसको बिलोंग करेगा, फील्ड। तो a1 कांस्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा v1 पे, तो क्या मिलेगा आपको, w1। a2 कांस्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा v2 पे, तो आपको क्या, अच्छा चलो एक एक स्टेप करते हैं, एक साथ पूरा नहीं कर देते हैं। पहले इसमें a1 कांस्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर ट्रांसफॉर्मेशन किस पे लगेगा, v1 पे,
A2 कांस्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर ट्रांसफॉर्मेशन किस पे लगेगा, V2 पे। AN कांस्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर ट्रांसफॉर्मेशन किस पे लगेगा, VN पे। रीजन सिंस S इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हमने S को क्या लिया है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया। A1 S V1 की वैल्यू S V1 S Vi इक्वल है WI से, तो जब S लगेगा V1 पे तो क्या मिलेगा, W1। जब S लगेगा V2 पे तो क्या मिलेगा, W2। तो N ने कोई पाप किया क्या, नहीं। तो S लगेगा Vn पे तो क्या मिलेगा, W। बट A1 W1 A2 W2 प्लस A3 W3 प्लस AN WN काय की वैल्यू है, ये T अल्फा की। काय की वैल्यू है ये, T अल्फा की। कहां से, इक्वेशन नंबर 2 से है। A1 W1 प्लस A2 W2 प्लस AN WN, ये काय की वैल्यू है, T अल्फा की। लेकिन मैं यहाँ पे किसको सॉल्व कर रहा हूँ, S अल्फा को कर रहा हूँ, मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर S अल्फा ये इक्वल आएगा T अल्फा। क्यों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि A1 W1 प्लस A2 W2 प्लस AN WN ये पूरे के पूरे का सम क्या देता है, T अल्फा से इक्वल है ना। और यही वैल्यू किसकी है, S अल्फा की। तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। समझा, T अल्फा की भी वैल्यू है A1 W1 प्लस A2 W2 अप टू AN WN। S अल्फा की भी वैल्यू है A1 W1 प्लस A2 W2 अप टू AN WN। करके दोनों के दोनों कैसे आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। समझा। लेकिन अल्फा तो सेम एलिमेंट, यानी सेम एलिमेंट में जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे तो आपको सेम वैल्यू मिल रही, तो आप बोल सकते हैं एस ट्रांसफॉर्मेशन और ट्री ट्रांसफॉर्मेशन दोनों के दोनों कैसे हैं, इक्वल है, यानी यूनिक है। तो देयरफॉर द यूनिकनेस फॉलोज। आगे कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है। समझा पक्के में, सच में समझा, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसको अब जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है हमको यहाँ पे क्वेश्चन में। हमको कह रहा है यहाँ पे कि V और W दोनों के दोनों क्या है, वेक्टर स्पेस है। आज बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है। V और W क्या है, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। V1 V2 Vn ये क्या फॉर्म कर रहा है, बेसिस ऑफ V, मतलब V का हर एक एलिमेंट इनका क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो मैंने अल्फा और बीटा दो एलिमेंट ले लिया, किसके, V के ले लिया, क्योंकि अल्फा और बीटा एलिमेंट है V के, तो वो क्या रहेंगे, इस सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन रहेंगे। इस सेट को मैंने डिनोट किया हूं S1 से, तो S1 के क्या रहेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन रहेंगे। तो आपने लिखा देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ V इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S1। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, तो अल्फा की वैल्यू आएंगे A1 B1 प्लस A2 B2 अप टू AN BN। उस तरीके से बीटा की वैल्यू आएंगे B1 B1 प्लस B2 B2 प्लस BN BN, जहाँ पे A1 से AN तक और B1 से BN तक सब क्या है, स्केलर से, किसके एलिमेंट, फील्ड के। आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं, ये चीज समझ में आई। अब आपको बोल रहा है, आपको प्रूव करना है कि यहाँ पे एक यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट करेंगे, जिसको आप डिनोट करोगे T से, V से लेके W, सच दैट TVI की वैल्यू आएंगे W। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी से लॉजिक लगाएंगे कि जब मैं V1 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो मेरी वैल्यू क्या आनी चाहिए, W1 आनी चाहिए। तो मैं इस तरीके का एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करूंगा। वो अभी लीनियर है ये लिख सकता है क्या मैं, नहीं, मेरे को ये प्रूव करना है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं लूंगा वो लीनियर आएगा। लीनियर कब आएगा, जब आप प्रूव कर दो कि T ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा की वैल्यू आ जाए AT अल्फा प्लस BT बीटा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन कर लिया। एक ट्रांसफॉर्मेशन V से W ऑपरेट कर रहा था, किस तरीके से, जब मैं पहले एलिमेंट पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा अल्फा पे, अल्फा की वैल्यू क्या थी, A1 B1 A2 B2, तो इसका आंसर क्या मिलना चाहिए, A1 W1, है ना, A कांस्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर। जैसे VI पे ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा तो W है, तो ट्रांसफॉर्मेशन V1 पे क्या आना चाहिए, W1, A2 W2 अप टू AN WN। तो बताओ बीटा ने कोई पाप किया क्या, नहीं। इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, बीटा की वैल्यू क्या थी, B1 B1 प्लस B2 B2 अप टू BN BN। B1 कांस्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, B1 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा तो W1, ऐसा बन गई वैल्यू। अब हमारे पास T अल्फा की वैल्यू है, T बीटा की वैल्यू, और हमको क्या चाहिए, T ऑफ
ए अल्फा प्लस बी बीटा, अगर ये इक्वल आ जाए ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा से, तो मैं बोल सकता हूँ मेरा टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे पास टी अल्फा की वैल्यू है, टी बीटा की वैल्यू, मेरे पास इसकी वैल्यू है क्या, नहीं, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, टी ऑफ ए अल्फा आ गया, बी बीटा आ गया। अब आप एक चीज देखो, आप डायरेक्टली इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते क्या, नहीं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको प्रूव करना है, अभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने अल्फा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है यहाँ पे और बीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। क्यों, क्योंकि मैंने जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया किस तरीके से किया हूँ कि जब एक स्केलर एक वेक्टर के सामने आ जाएगा तो वो स्केलर एज इट इज रह जाएगा और वेक्टर की जगह डब्ल्यू आ जाएगा आएगा। तो मैंने क्या किया, वो वेक्टर को एक साथ लाने की कोशिश की। यहाँ पे देखो दो जगह पे वेक्टर, एक v1 इधर भी है और एक v1 इधर भी, तो इनकी टर्म्स को एक साथ लेके आए तो क्या बनेगा, a इंटू ए वन प्लस बी इंटू बी वन, ए इंटू ए वन प्लस बी इंटू बी वन, उसके साथ आया बी वन। सिमिलरली यहाँ पे देखो a मल्टीप्लाई होगा a2 से, तो a इंटू ए टू कौन सा साइड है प्लस, b इंटू बी टू बी टू। आप चाहो तो पहले a को अंदर मल्टीप्लाई करो ऐसा लिखो, फिर b को मल्टीप्लाई करो या स्टेप लिखो, फिर v1 वाली टर्म्स को एक साथ लेके आओ। यहाँ पे देखो v2 वाली टर्म्स को एक साथ लेके आओ, तो v2 बाहर गया, a2 प्लस b2। सिमिलरली यहाँ पे देखो a और b तो आएगा a प्लस b इंटू है, कोई भी दिक्कत। अब ये इस फॉर्म में आ गया, कौन सा, a b1 a1 v1 a2 v2 है ना, यानी ये क्या दिख रहा हूं मैं, एक क्या है a1 लिखूं चाहे a1 b1, ये सब क्या है, स्केलर है। तो ये भी पहला स्केलर हो गया, ये भी दूसरा स्केलर हो गया। मैंने किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन किया, स्केलर जाएगा बाहर, ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही वेक्टर पे लगेगा तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, w। तो ये a1 प्लस b1 आएगा बाहर और ट्रांसफॉर्मेशन v1 पे लगेगा तो क्या मिलेगा, w1 मिलेगा। a1 प्लस b1 आया बाहर, ट्रांसफॉर्मेशन लगा v1 पे तो मिला w1। सेम चीज a2 प्लस b2 आया बाहर, ट्रांसफॉर्मेशन लगा v2 पे तो क्या मिलेगा, w2। an प्लस bbn आया बाहर, ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा bn में तो आएगा wn। अब हो गया, w को अब वापस से अंदर लेके जाओ, क्या मिलेगा, क्योंकि हमको v को हटाना था और उसकी जगह w लाना था, आ गया। अब पूरी उल्टी स्टेप करो, पहले हमने क्या किया था, एक साथ लेके आया था, अब उनको सेपरेट करो, तो w1 को मल्टीप्लाई किया तो a1 w1 b1 w1 ऐसा किए। फिर देखो मैं क्या करूंगा, सेम टाइप की टर्म्स को साथ में लेके आऊंगा, a1 w1 था, a2 w2 an w1, पूरे a वाली टर्म्स को एक साथ लेके आ गया, b1 w1 था, b2 w2 था, bbn w1 था, पूरी b वाली टर्म्स को एक साथ लेके आ गया। a को बाहर निकालता है a1 w1 a2 w2 up to an w1, b को बाहर निकालता है b1 w1 b2 w2 bn w1, और यहाँ पे a w1 प्लस a2 w2 प्लस an w1, काय की वैल्यू है ये सब वैल्यू है मेरी t अल्फा की, है ना, t अल्फा इज इक्वल टू a1 w1 a2 w2 अप टू n w1। t बीटा की क्या वैल्यू, b1 w1 प्लस b2 w2 अप टू bn w1, तो इनके जगह आ गया t अल्फा, इसके जगह आ गया t बीटा, और ये मेरे को प्रूव करना था। ये लेफ्ट हैंड साइड क्या था, t a अल्फा प्लस b बीटा का था, a t अल्फा प्लस b t बीटा, t ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा जब b पर आ जाए a t अल्फा प्लस b t बीटा से, यानी t क्या हो जाता है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब मेरे को क्या प्रूव करना था, t vi की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए w i से, तो मैंने क्या किया, vi को छोड़ के बाकी सब टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से। तो मैं vi को ही ऐसा लिख सकता हूँ ना, सपोज ये v2 होता तो मैं इसको क्या लिख सकता था, 0 v1 प्लस 1 इंटू v2 प्लस 0 v3 अप टू 0 vn लिख सकता था। अगर ये v5 होता तो मैं इसको क्या लिख सकता था, 0 v1 प्लस 0 v2 प्लस 0 v3 प्लस 0 v4 प्लस 1 इंटू v5 प्लस 0 इंटू vn लिख सकता था। यानी जो टर्म चाहिए उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, बाकी सबको 0 से। तो देखो मेरे को vi चाहिए था तो मैंने 1 से किसको मल्टीप्लाई किया, vi को, और बाकी सबको कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से। तो अब मैंने किस तरीके से डिफाइन किया था, जो भी स्केलर रहेगा बाहर आ जाएगा और जैसे ट्रांसफॉर्मेशन लेगा v पे तो क्या आएगा, w। 0 स्केलर था बाहर आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन लगा v2 में तो बना w2। सेम चीज 1
स्केलर बाहर आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन का V1 बताया W1। 0 स्केलर था बाहर आया, ट्रांसफॉर्मेशन लगा VW1 पे, तो क्या मिलेगा WI+1। 0 बाहर आया, स्केलर था, ट्रांसफॉर्मेशन लगा Vn में, तो क्या मिलेगा WN मिलेगा। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो क्या आता है आंसर 1 इंटू WI यानी TVI की वैल्यू आ गई WI, जहाँ पे I 1 से लेके N के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। समझा। अब मेरे को प्रूव करना था यूनिकनेस। यूनिकनेस हमेशा कैसे प्रूव करते हैं, कोई दूसरी वैल्यू ले लो और दिखा दो जो दूसरी वैल्यू है पहली वाली वैल्यू से इक्वल आ जाए। तो मैंने लिखा लेट इफ पॉसिबल एस वी से लेके W के बीच में एक और आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रेजेंट है, जहाँ पे एस वी आई की वैल्यू है WI से। क्यों, जैसे मैं V1 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो W1 ही आंसर आना चाहिए, V2 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो W2 ही आंसर आना चाहिए। फिर से मैंने वो मेरा पुराना वाला एलिमेंट लिया अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या थी A1 B1 प्लस A2 B2 अप टू AN BN। अब मैं ट्रांसफॉर्मेशन, अभी तक कैसा था V से लेके W के बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था T। अब मैंने क्या बोला, V से लेके W के बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा जिसका नाम है S। लगाएंगे तब यहाँ पे किसकी वैल्यू मिलेंगी S अल्फा। S अल्फा क्या आएगा S ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या थी A1 B1 प्लस A2 B2 अप टू AN BN। मैंने क्या बोला S क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो स्केलर बाहर ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे V1 पे, स्केलर है बाहर ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे V2 पे, स्केलर है बाहर ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे Vn में। SV1 SVI की वैल्यू क्या है WI, तो SV1 I के जगह 1 डाल दिया तो W में I के जगह भी क्या आ जाएगा 1, तो SV1 की वैल्यू क्या आएंगी W1, SV2 की वैल्यू क्या आएंगी W2, SVN की वैल्यू क्या आएंगी W1। बट A1 W1 A2 W2 अप टू AN WN इनके सम की वैल्यू कैसे इक्वल है, हमारे T अल्फा से। T अल्फा की वैल्यू क्या थी A1 W1 प्लस A2 W2 अप टू AN WN। तो मैं अब देखो इसका भी राइट हैंड साइड है A1 W1 प्लस A2 W2 अप टू AN WN, और इसका भी राइट हैंड साइड वही है A1 W1 प्लस A2 W2 प्लस AN WN। दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, तो S अल्फा इक्वल होगा T अल्फा से, यानी S और T दोनों के दोनों इक्वल है, यानी यूनिकनेस फॉलो हो रही। तो उम्मीद है आप लोगों को समझाऊंगा। क्वेश्चन हार्ड है क्या, नहीं, बट इनमें लगता है कंसेप्ट जोर के, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहा हूँ। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, उसके बिना कुछ काम हो नहीं पाएगा आपका। आप देख रहे हैं कुछ कुछ टॉपिक इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं जो आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे। तो उम्मीद है आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।